मित्रों, अपना प्रश्न था एक्सप्लेन जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने जो इसकी DMH11 प्रजाति बनाई है, क्या भारत में उसे लागू करना चाहिए। ये साहब का नाम है डॉक्टर दीपक पेंताल, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर रहे हैं। अब उन्हें ये दिमाग में विचार आया कि भारत एडिबल ऑयल के लिए बाहर के देशों पे हम निर्भर रहते हैं, तो क्यों ना हम अपने सरसों यानी मस्टर्ड की प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाएं ताकि वी कैन बिकम सेल्फ रिलायंट। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है, ये मस्टर्ड फ्लावर इट इज़ कॉल्ड परफेक्ट फ्लावर, क्योंकि एक ही फूल के अंदर मेल एंड फीमेल बोथ यूनिट्स आर प्रेजेंट, तो आंतरिक सेल्फ पॉलिनेशन ही हो जाता है, तो दो अलग अलग प्रजातियों का हाइब्रिड बनाने में ज़रा मुश्किल आती है। समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि ईस्ट यूरोपियन एक सरसों की वैरायटी ले ली और दूसरी अपनी भारतीय एक वैरायटी ले ली जिसका नाम वरुण है। तो अब ये दोनों को मिलाकर माँ बाप समझ के इनका क्या नया बच्चा हाइब्रिड पैदा हो सकता है? जवाब है ना, बिकॉज यूरोपियन यूनिट तो वहाँ पर भी मेल फीमेल दोनों उसके अंदर होंगे, एक ही फ्लावर के अंदर, तो आंतरिक प्रजनन हो जाएगा। सेम विल हैपन विद द इंडियन वेराइटी। तो इन दोनों को मिला के हाइब्रिड प्रजाति तो बनने से रही, तो कुछ करना पड़ेगा। ये डॉक्टर दीपक ने एक बैक्टीरिया और उससे एक जीन बाहर निकाल लिया, और वो जीन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ये इंडियन वेराइटी वरुण के अंदर, जिसके कारण ये जो इंडियन वेराइटी है उसके अंदर मेल फीमेल में से मेल वाला यूनिट स्टराइल हो गया, नपुंसक हो गया। तो अब आप देखिए, एक तरफ ये है भारतीय माता और ईस्ट यूरोपियन पिता, इन दोनों को मिला के अब हाइब्रिड बन सकता है। हाँ, बन सकता है। तो और इस प्रकार से उन्होंने इसका निर्माण किया। लेकिन एक और समस्या आ गई। सपोज ये दोनों माँ बाप के चलते ये जो बच्चा बना उसके अंदर भी माँ की तरह कोई भी मेल यूनिट प्रेजेंट ना हो, तो इसके आगे चल के फिर जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगी, राइट? तो कुछ दवाई करनी पड़ेगी। देयरफॉर इसी बैक्टीरिया से उन्होंने एक दूसरा जीन निकाला और जो ईस्ट यूरोपियन बाप है उसके अंदर वो जीन इंट्रोड्यूस किया, जिसकी मदद से वो फर्टिलिटी रिस्टोरर जीन बन जाता है। तो आगे चल के जब ये दोनों माँ बाप से ये बच्चा पैदा होगा, तो भले माँ के अंदर मेल यूनिट नहीं था, बट जो बच्चा आया वो हाइब्रिड वैरायटी के अंदर द मेल फर्टिलिटी विल बी रिस्टोर्ड। तो मतलब हम क्या समझे, एज सच मस्टर्ड इज अ सेल्फ पॉलिनेटिंग परफेक्ट फ्लावर। तो उनकी यूरोपियन और भारतीय प्रजाति के बीच हाइब्रिड बनाने के लिए माँ और बाप दोनों के अंदर किसी बैक्टीरिया से उठा के जीन डाले गए। देयरफॉर मदर एंड फादर दे हैड टू बी जेनेटिकली मॉडिफाइड, और उनमें से जो ये बच्चा पैदा हुआ दैट इज हाइब्रिड, इट इज नॉट जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब यहाँ पर ये कौन सा बैक्टीरिया था और उसमें से कौन से जीन यहाँ पर निकाले, और ये फर्टिलिटी रिस्टोर करने वाला प्रोटीन क्या है, स्टराइल बनाने वाला प्रोटीन क्या है, प्रीलिम के लिए देख लेना, मेंस के लिए इतना सब याद करने की जरूरत है नहीं। क्या तो ऑल इन ऑल की ईस्ट यूरोपियन फादर एंड इंडियन मदर दोनों को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया ताकि उनके बीच हाइब्रिड बनाया जा सके, और वो हाइब्रिड का नाम है DMH11। डॉक्टर दीपक को अपने एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ये DMH11 की यील्ड उसके माँ बाप और दूसरी अन्य अलग अलग प्रजातियों से एटलीस्ट 30% ज़्यादा है। तो ये सबसे पहला फायदा कि हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है, फूड प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो दिस विल हेल्प। दूसरा एक फायदा, एज सच ये सरसों के खेतों में वीड का संक्रमण ज़्यादा रहता है, उसे हटाने के लिए अगर आप कोई दवाई का छिड़काव करोगे तो हो सकता है कि सरसों के पौधों को भी नुकसान हो। बट ये डॉक्टर दीपक का जो DMH11 हाइब्रिड है, इट इज़ हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। तो अब आप देखो, स्प्रे मारते रहो हर्बिसाइड, और ये जो जितना भी वीड ग्रोथ है वो खत्म हो जाएगा और सरसों के पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। सो लाइक दैट इट विल हेल्प। बट ऑब्वियसली इससे कुछ लोगों को ऐतराज है। पहला कि अगर इस प्रकार से हर्बिसाइड का छिड़काव करने से ही काम हो जाएगा, तो ये जो मैनुअल खेत मजदूर थे जो ये बेफिजूल की वीड निकालने का काम करते थे, उनके रोजगार पे, लाइवलीहुड पे ये नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। काउंटर आर्ग्यूमेंट कि भाई एज सच मनरेगा के चलते पंजाब हरियाणा के अंदर ये फार्म लेबरों का ऐसे ही शॉर्टेज देखने को मिला है, सो बेटर कि ऐसी कोई ऑटोमेटिक टेक्निक मिल जाए। सेकंडली, ये आदमी अगर ऐसे मैनुअल लेबर भी करेगा ये वीड निकालने का, तो कितना पैसा बना लेगा, राइट? बेटर कि उसे शिफ्ट कर दिया जाए, वो स्किल इंडिया में कुछ सीखे अपना, और मेक इन इंडिया में कुछ काम धंधा, नया रोजगार आइदर इन मैन्युफैक्चरिंग और इन सर्विस सेक्टर जाए, तो उसकी भी इनकम बढ़े और देश का भी GDP बढ़े, दैट विल बी बेटर। दूसरा अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट, मित्रों, भारत के अंदर बिना डॉक्टर को पूछे, बिना प्रिस्क्रिप्शन लिए हम अपने आप ही दवाई की दुकान से कुछ भी बीमारी हो तो एंटीबायोटिक ले लेते हैं, जिसके चलते
ये बैक्टीरिया उनके अंदर एंटीबायोटिक दवाइयों के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा होने लगा है, सुपर बग्स आर गेटिंग प्रोड्यूस्ड। तो सेम वे यहाँ पर भी कुछ एक्सपर्ट को खतरा लगता है कि ये, क्योंकि अब किसानों को पता चल गया अच्छा जितना भी ये दवाई का छिड़काव करोगे हर्बिसाइड का, पौधे को नुकसान नहीं होने वाला, तो दे ठोक वो बेशिस्त होके डालते रहेंगे एंड अल्टीमेटली द वीड दे विल ऑल्सो बिकम इम्यून टू इट, सुपर वीड बन जाएगा और उसकी फिर कुछ, और ऐसा ही सुपर वीड आजू बाजू मकई कपास किसी भी खेत में फिर फैलना शुरू हो जाएगा एंड देन एंटायर फूड प्रोडक्टिविटी विल गेट अफेक्टेड। इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट देखिए, यूरिया के अंदर तो ओवर कंजम्पशन और देठोक छंटकाव होता है बिकॉज इट इज सब्सिडाइज। ये जो ग्लूफोसिनेट नाम का हर्बिसाइड यूज करते हैं उस पर सरकार का कोई सब्सिडाइज नहीं है यूरिया की तरह कि किसान ऐसे ही बहुत सारा यूज करेगा। सो दिस इज अनलाइकली टू हैपन। थर्ड आर्ग्यूमेंट, ये ग्लूफोसिनेट इट इज वन टाइप ऑफ कार्सिनोजन, और जिस प्रकार से यूरिया के अंदर किसान एक्सेसिव यूज करते हैं और उसी के चलते सॉइल एंड वाटर इज गेटिंग कंटेमिनेटेड, सेम वे एक्सपर्ट्स आर अफ्रेड कि ये ग्लूफोसिनेट का देठोक छंटकाव होता रहेगा और वो भी पानी के अंदर, सॉइल के अंदर, फूड चेन के अंदर जाते जाएगा। और फिर पता चला कि अनुष्का शर्मा सरसों के खेत में गाना शूट करने गई थी और बाहर आई तो उसको कैंसर हो गया। तो ये भी है कि हर्बिसाइड इज कार्सिनोजेनिक, और ये क्योंकि रेजिस्टेंस है तो एक्सेसिव यूज विल लीड टू फर्दर कंटेमिनेशन। इसका भी काउंटर आर्ग्यूमेंट देखिए, यूरिया का तो ओवर कंजम्पशन इसलिए होता है बिकॉज इट इज सब्सिडाइज। ये ग्लूफोसिनेट इतना कोई सस्ता नहीं है कि किसान देठोक उसका छिड़काव करेगा, सो अनलाइकली टू हैपन। तो दो बातें हमको पता चली, एक तो यील्ड भी इसकी बढ़िया है और हर्बिसाइड से ये रेजिस्ट करता है। नाउ सपोज कि कोई देशी अनहाइब्रिड प्रकार की वैरायटी है मस्टर्ड की जो कि आपको 1 हेक्टेयर के अंदर 100 किलो उत्पाद देती है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस वीड की समस्या के चलते, बिकॉज दिस वीड्स विल ऑल्सो कम्पीट फॉर वाटर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट, तो ये यील्ड में 30% कटौती आती है। मतलब कि 100 किलो पैदावार होनी चाहिए, हाथ में आती है 70 किलोग्राम। ये तो मतलब हाइब्रिड ने एकदम देशी वैरायटी आप यूज़ करिए। उसके विपरीत अगर आप ये DMH11 हाइब्रिड वैरायटी यूज़ करेंगे तो वो उसके रेगुलर वैरायटी से 30% ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देती है। सो रादर देन गिविंग 70, ये देखिए 100 का 30% मतलब 130 देगा। तो ओवरऑल अपनी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ी? 60% नहीं, ये 70 किलो से बढ़ के हुआ 130, मतलब 85% जंप इन द यील्ड हमको देखने को मिलेगा। तो सोचिए कि भारत जो इतने एडिबल ऑयल का इंपोर्ट करता है तो हमें कितना इसमें लाभ हो सकता है। बिकॉज ऑफ दिस कंसिडरेशन पूरे विश्व में सबसे पहले कनाडा ने इन द ईयर 1996 ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड को अनुमति दे दी एंड टुडे दे आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ दिस मस्टर्ड। नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक तो कनाडा है, उसने अनुमति दे दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उन्होंने भी अनुमति दिया है। वहाँ पर ये ऐसा नहीं कि खाने में सरसों का साग बनाते हैं, बट एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क एंड मीट इंडस्ट्री वहाँ पर बहुत है, पोल्ट्री इंडस्ट्री, तो ये पोल्ट्री को भी वो दाना खिलाने के लिए, फिर ये जो पूरा निचोड़ दिया आपने मस्टर्ड ऑयल, बाकी जो केक बचती है वो जानवरों को खिलाते हैं ताकि उनका मांस बढ़े वगैरह वगैरह। सो दे हैव ऑल्सो परमिटेड। ऑन सिमिलर लॉजिक ऑस्ट्रेलिया में भी परमिटेड है जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों, बिकॉज वहाँ पर भी ये वूल इंडस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब आगे बढ़ा हुआ है। चीन और जापान के अंदर मस्टर्ड ऑयल उनके खाने पीने में नियमित इस्तेमाल होता है, सो दे हैव ऑल्सो परमिटेड। उसी प्रकार आप यूरोप के कई देश देख लीजिए, साउथ अफ्रीका देख लीजिए, सभी जगह पे परमिट है। और एक अपना भारत देश महान है कि परमिट करना छोड़िए, हर साल $12 बिलियन जितना हमने एडिबल ऑयल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि अपनी डोमेस्टिक यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो। ठीक, तो मतलब कि ये सब देखते हुए वी शुड कंसिडर गिविंग अप्रूवल टू दिस DMH11 वेराइटी। बट हमने ये कार्टाजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी साइन किया है, तो आंखें मूंद के कोई भी चीज़ ऐसे ही हम GM क्रॉप की अनुमति नहीं दे सकते। वी नीड टू हैव अ प्रॉपर फ्रेमवर्क। तो क्योंकि ये प्रोटोकॉल साइन किया है, सो अकॉर्डिंगली वी मेड अ फ्रेमवर्क कि सबसे ऊपर ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, 86 में बना था। उसके अनुगत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उनके नीचे एक चीज़ है जिसका नाम है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। ये लोग पूरा उसका अध्ययन करेंगे और जब वो ग्रीन लाइट दे, ओनली देन वी विल इंट्रोड्यूस एनी जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी इन द एनवायरमेंट। तो ये GEAC वालों ने अब तक क्या किया, BT कॉटन को अनुमति दी थी और उसका हम कल्टीवेशन भी करते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी यील्ड पहले से 2 गुनी हो गई है। BT ब्रिंजल को भी इन्होंने अनुमति दी थी, लेकिन उस वक्त के एनवायरमेंट मिनिस्टर जयराम रमेश ने सब ये क्रिटिक्स वगैरह को ध्यान में लेते हुए वीटो कर दिया, मतलब कि उसे लागू नहीं होने दिया। जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड जो अभी हम पढ़ रहे हैं
तो ये GAC कमेटी वालों ने एक सब कमेटी बनाई और उसने ग्रीन लाइट दे दी कि बराबर है, ये भी सेफ है, यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट का स्टे चल रहा है और आगे चल के मान लीजिए अनुमति दे भी दें और अगर किसी राज्य सरकार को लगे कि ये ठीक नहीं है तो दे कैन ऑल्सो ब्लॉक, बिकॉज अल्टीमेटली एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। खैर, तो अब तक हमने पढ़ा कि भाई ये माँ बाप जेनेटिकली मॉडिफाइड थे और इससे हाइब्रिड वैरायटी बनी, अब उसके ये फायदे हैं, तो क्या उसे हमने लागू करना चाहिए। ये जो GAC की सब कमिटी है उसने सारा एक्सपेरिमेंटेशन किया कि क्या जानवरों को खिलाने के लिए, क्या मानव उपभोग के लिए ये चीज़ हानिकारक है या सेफ है। मित्रों, सांप का जहर तो वो एक प्रकार का प्रोटीन है, उसी प्रकार यहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड माँ बाप थे तो उनके अंदर इस प्रकार के वो बैक्टीरिया के कारण कुछ प्रोटीन का निर्माण हुआ कि जिससे माँ का मेल यूनिट स्टराइल हो गया, बाप का जो मेल यूनिट है वो फर्टिलिटी इंड्यूसिंग हो गया। तो इस प्रकार के अगर कोई प्रोटीन है, इट इज़ पॉसिबल कि वो जहरीले भी हो सकते हैं। तो अगर खा लिया और कुछ नुकसान हो गया तो नहीं। ये GAC सब कमेटी ने प्रयोग किया और पाया कि अगर जानवरों को ये सरसों के जो भी चारा है वो खिलाएंगे तो उनके पेट के अंदर ये पेप्सिन एंजाइम के चलते सारे प्रकार के प्रोटीन ऐसे ही डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो कोई जहर या नुकसान नहीं है। उसी प्रकार ये तेल उसका निचोड़ के बाकी निचोड़ लिया तो ये सरसों का तेल, उसके अंदर कोई प्रोटीन होता ही नहीं है, ओनली फैट कंटेंट इज प्रेजेंट। तो उसे खाना पकाने में यूज़ कर सकते हैं, मसाज के लिए, हेयर ऑयल लगाने के लिए, सबके लिए वो सेफ है। इवन आयुर्वेदिक दवाई और जड़ी बूटियों में भी जो प्रयोग होता है उसके लिए भी सेफ है। उसी प्रकार सरसों के साग से हम लोग सब्जी बनाते हैं। कमिटी ने पाया कि देशी वैरायटी अपनी और ये हाइब्रिड वैरायटी दोनों की सब्जियों का और उसके लीव का कंपैरिजन करें तो विटामिन, न्यूट्रिएंट, प्रोटीन कंपोजिशन उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और वैसे भी जब हम कुकिंग करेंगे, इन पत्तों को उबाल के सब्जी बनाएंगे तो ऑल द प्रोटीन्स विल गेट डिस्ट्रॉय, तो कोई जहर आने की बात है ही नहीं। कई बार ये परागरज जो फूल की, उससे कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शन आता है। कमिटी ने इसके भी सारे प्रयोग किए, दे डिड नॉट फाइंड एनी एलर्जेंस इन दिस प्लांट और या उसके फूल, परागरज, कुछ में भी नहीं। तो ऐसा भी नहीं कि कोई एलर्जिक अटैक आ जाएगा। और अन्य देश जैसे कनाडा, USA, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भी जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड इज परमिटेड और वहाँ से भी कोई ऐसी खराब अघटित घटना बाहर नहीं आई कि किसी ने खाया और जहर लग गया और वो मर गया हो। देयरफॉर दिस DMH11 वेराइटी इट इज सेफ फॉर ह्यूमन एंड एनिमल कंजम्पशन। क्या आपको ये कबूल है? नहीं कबूल है, ऐसा द हिंदू कॉलमनिस्ट बोलते हैं। ये सब रिपोर्ट गलत है वगैरह वगैरह। क्या पहला तो अपना प्रश्न हल हो गया कि भाई जानवरों के लिए और मनुष्यों के उपभोग के लिए ये हाइब्रिड वैरायटी हानिकारक नहीं है। दूसरा प्रश्न, क्या पर्यावरण और बायोडाइवर्सिटी के लिए हानिकारक है? इसके भी कमिटी ने प्रयोग किए। बायोडाइवर्सिटी का मतलब कि अलग अलग प्रजातियां रहनी चाहिए। अब ऐसा भी भय होता है कि ये आपने जो यूरोपियन या इंडियन माँ बाप बना दिए, जेनेटिकली उनको मॉडिफाई कर दिया और उनकी ये हाइब्रिड वैरायटी आ गई, तो क्या कोई मधुमक्खी इसके फूल पे बैठेगी और किसी जंगली प्रजाति में जाके उसका प्रजनन हो जाएगा, एंड लाइक दैट जंगल में भी सिर्फ हाइब्रिड वैरायटी होगी और अपनी देशी इंडिजिनस ब्रीड्स विल गेट डिस्ट्रॉयड? क्या ऐसा कुछ संभव है? कमिटी ने प्रयोग से पाया कि इस प्रकार की क्रॉसेबिलिटी विद द वाइल्ड वैरायटी एकदम नेग्लिजिबल होती है, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बायोडाइवर्सिटी खतरे में नहीं है। दूसरी बात, ये मधुमक्खियाँ सरसों के फूल के ऊपर आएंगी, उसका रस लेगी, परागरज लेगी, तो क्या उनसे कोई उनको हार्म होता है? उनके कोई भोजन के अंदर जहर आ गया या उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल खराब हो गई, समथिंग लाइक दैट? नो हार्म वाज ऑब्जर्व्ड इन द बीज एंड सिमिलरली नो हार्म वाज ऑब्जर्व्ड इवन इन द सॉइल बैक्टीरिया। सो देयरफॉर एनवायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी के लिए भी ये हाइब्रिड वैरायटी एकदम सेफ है। क्या आपको ये कबूल है? अगेन द हिंदू वाले बोलते हैं कि हमको कबूल नहीं है। खैर, इतने पॉइंट्स अपने लिए पर्याप्त हैं। अपना प्रश्न था GM मस्टर्ड एक्सप्लेन करिए, तो क्या करेंगे? कुछ व्याख्या बनाएंगे या इसका ओरिजिन देंगे कि ये GM मस्टर्ड क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि माँ बाप के स्वरूप में उसे यूज़ करके बच्चा हाइब्रिड चाहिए था वगैरह वगैरह। फिर बॉडी 1 उसके अंदर आप बताइए कि भाई ये क्यों अच्छा है, यील्ड और हर्बिसाइड वाला मुद्दा। बॉडी 2 के अंदर कि अच्छा तो है बराबर, लेकिन क्या ये सुरक्षित है, तो वहाँ पर ह्यूमन, एनिमल एंड बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट पे प्रयोग की बात करिए। और कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे? आइदर पॉजिटिव में लिखिए या नेगेटिव में लिखिए कि करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। अगर नेगेटिव में लिखना है तो फिर ये इज इट गुड, इज इट सेफ, वहाँ पर आप इस प्रकार से वर्डिंग करिए कि ऑल्दो सच थिंग्स हैव बीन क्लेम बट देयर आर एक्सपर्ट्स हु डाउट दोज थिंग्स। बनाते हैं जवाब। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या करोगे? व्याख्या दीजिए। व्याख्या किसकी हो सकती है? जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली इंजीनियर्ड, ट्रांसजेनिक प्लांट की, कि दीज आर द थिंग्स, दे आर न्यू प्लांट वेराइटी, दे आर डेवलप यूजिंग दिस रिकॉम्बिनेंट DNA rDNA टेक्नोलॉजी, उसको ऐसा बोलते हैं। या फिर क्या आप ओरिजिन से शुरू कर सकते हैं
कि क्योंकि मस्टर्ड इज अ सेल्फ पोलिनेटिंग फ्लावर, तो उसका हाइब्रिड बनाना मुश्किल है। इसलिए ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट, उन्होंने यूरोपियन और इंडियन ब्रीड्स को मॉडिफाई किया और उन्हें पेरेंट्स के रूप में इस्तेमाल करके नई हाइब्रिड बनाई। हो सके तो आप एक चार्ट भी बना के जो मैंने आपको सिखाया उस प्रकार से कर सकते हैं, देन इट विल सेव लॉट ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर आप देखिए कि मॉडिफाइड, यूज्ड, डेवलप, हर एक जगह भूतकाल भूतकाल भूतकाल, वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हिसाब से आपने ध्यान रखना है ग्रामर में। खैर, तो इस प्रकार से आपने जवाब की शुरुआत की। अब बॉडी पार्ट 1 के अंदर आप लिखिए क्या ये अच्छा है, तो हाँ, उसकी यील्ड 30% मोर और हर्बिसाइड से रेजिस्टेंट है। क्या ये सुरक्षित है, तो हाँ, मानव, जानवर, इन सब के कंजम्पशन के लिए, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी के लिए भी नुकसान नहीं, वगैरह वगैरह। अब सपोज आपने पॉजिटिव कंक्लूजन देना है कि हाँ, हमने ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड की हाइब्रिड वैरायटी को लागू करना चाहिए, देन हाउ कैन यू प्रोसीड? आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि भारत ने कार्टाजेना प्रोटोकॉल साइन किया है और उस अनुसंधान में हमने ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और उसके अंदर जीएसी, ये सारा एक रोबस्ट फ्रेमवर्क वी हैव क्रिएटेड, और उसकी ही ये जीएसी कमिटी ने पॉजिटिव रिपोर्ट दिया है। 2014 और 15 के इकोनॉमिक सर्वे ने भी बोला है कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स को अनुमति देनी चाहिए। देखिए, नॉन फूड टाइप का मतलब कि कॉटन, उसको तो अनुमति है, लेकिन फूड टाइप का जैसे कि ये मस्टर्ड देख लीजिए, चना देख लीजिए, पल्सेज, वहाँ पर भी अनुमति देनी चाहिए। बिसाइड्स वी नीड टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट ऑन दिस ऑयल सीड प्रोडक्शन। $15 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं, ट्रेड डेफिसिट वगैरह के मुद्दे। सो इन द लाइट ऑफ दिस फैक्टर्स अ पॉजिटिव कंसिडरेशन शुड बी गिवन। हम ऐसा नहीं बोले कि इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, इट मस्ट बी डन। एक हम्बल सबमिशन है कि गिवन दिस कंसिडरेशन, दिस फैक्टर्स, अ पॉजिटिव कंसिडरेशन शुड बी गिवन। पॉजिटिव में लिख सकते हैं। सपोज आपको नेगेटिव में कंक्लूड करना है कि नहीं करना चाहिए, तो भी मॉडल तो इसी प्रकार से कुछ कि भाई जीएसी ने फेवरेबल रिपोर्ट दिया है मस्टर्ड, जीएम मस्टर्ड और उसके हाइब्रिड के बारे में, लेकिन एक्सपर्ट्स को इसमें शंका है, दे हैव कंसर्न्स रिगार्डिंग द यील्ड क्लेम्स एंड बायोसेफ्टी। और क्योंकि भारत ने ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल साइन किया है, देयरफॉर दिस ब्रीड शुड नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड विदाउट ड्यू डिलीजेंस। देखिए, कार्टाजेना में क्या शर्त है कि वो पर्यावरण को नुकसान नहीं करता, ऐसा सब प्रकार के प्रयोग वगैरह देख के ही अनुमति देनी चाहिए। सो दिस ब्रीड शुड नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड विदाउट ड्यू डिलीजेंस। अब अगेन यहाँ पर भी आप देखिए, शुड नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड, हम्बल सबमिशन, ऐसा नहीं कि मस्त ये मत करो वगैरह, एंड विदाउट ड्यू डिलीजेंस, मतलब कि अगर ड्यू डिलीजेंस के बाद पता चले कि कोई नुकसान नहीं है तो लागू करना चाहिए। ये ऐसा भी दिखाता है कि साइंस टेक्नोलॉजी के प्रति आपका मन एकदम खुला है कि प्रयोग करिए, साफ सेफ निकले तो दीजिए, बट ऐसे ही उसे नहीं देना चाहिए। सो लाइक दैट अपना जो मेंस पेपर 3, तो वहाँ पर ये फूड सिक्योरिटी, फार्म सब्सिडी रिलेटेड 2 टॉपिक पल्स एंड जीएम मस्टर्ड देख लिया। नेक्स्ट सेशन में हम जाएंगे तो बजट के अंदर बजट बनाने की प्रक्रिया में जो सुधार, कि प्लान नॉन प्लान मर्ज कर दिया, रेल जनरल मर्ज कर दिया, या उसकी प्रेजेंट करने की तारीखों में फाइनेंशियल ईयर में जो सुधार, उसकी बातें करेंगे।